आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हैव अ ग्रेट गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ फिल्म जगत की एक मशहूर हस्ती का जिक्र लेकर, जिसका नाम है राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना को किसी परिचय, किसी तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे किसी भी तकल्लुस का कोई मतलब उन्हें इन सब चीज़ों के नाम की ज़रूरत नहीं है। राजेश खन्ना मतलब राजेश खन्ना। आप समझ सकते हैं, राजेश खन्ना के बारे में कहावत थी, ऊपर आका और नीचे काका। आका मतलब ईश्वर, और अगर ऊपर ईश्वर है आसमान में, कहीं 7 आसमानों में अगर ईश्वर रहता है तो नीचे राजेश खन्ना रहता है। तो राजेश खन्ना साहब की ये हैसियत थी जो कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मिली। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, उनका स्ट्रगल भी अलग तरीके का था, लेकिन स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल ही था। जैसा कि ज्ञातव्य है, राजेश खन्ना साहब को हम राजेश खन्ना नहीं बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जतिन। जतिन खन्ना उनका वास्तविक नाम है या था। अब तो राजेश खन्ना साहब भी मरहूम हो चुके हैं। और पंजाबियों में बच्चे को काका बोला जाता है प्यार से, तो राजेश खन्ना का नाम काका, इसलिए काका था। और काका के साथ में एक राइम किया वर्ड, उसका नाम था आका। आका मतलब ईश्वर। तो जब राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गए, मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा शोहरत किसी भी स्टार को आज तक नहीं मिली है, और ये बहुत मुश्किल होता है। और मेरे ख्याल में यह अजूबा है कि ये हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो किसी के साथ ना हो। तो राजेश खन्ना एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ में सुपरस्टार का टैग लगा था, और लोग उनकी तुलना ईश्वर से करते थे, भगवान से करते थे। और भगवान से कहीं ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा पागल थे कि मैं क्या कहूँ आपको। मतलब लड़कियों और महिलाओं की दीवानगी तो एक तरफ, आदमी लोग जितने थे वो भी, चाहे वो किसी भी उम्र का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, राजेश खन्ना के तिलिस्म से कोई भी नहीं बच पाया। जतिन यानी राजेश खन्ना को फिल्मों में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जब वो एक बार गीता बाली के कांटेक्ट में आए। गीता बाली कौन? स्वर्गीय शम्मी कपूर साहब की जो पत्नी थी, उनका नाम था गीता बाली। तो जब वो उनके संपर्क में आए और एक बार संयोगवश उनसे एक भेंट हुई, और जब गीता बाली ने उनके बारे में जानना चाहा कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ चुनना चाहते हैं, तो उन्होंने गीता बाली को अपने बारे में बताया। और जब गीता बाली को ये विश्वास हुआ कि वास्तव में राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में मतलब अपने नाम को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय एक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में राजेश खन्ना को याद है कि उन्होंने किस तरह से अचानक गीता बाली से उनकी मुलाकात हुई, इसके बारे में उन्होंने बहुत एक विस्तृत रूप से उसका जिक्र किया है। उनका फिल्म निर्माण कार्यालय उसी इमारत में था जिस इमारत में राजेश खन्ना रहा करते थे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? गीता बाली की, जहां खन्ना ने एक नाटक की रिहर्सल की थी। खन्ना मतलब जतिन खन्ना मतलब राजेश खन्ना। तो युवा अभिनेता को अत्यंत जल्दी में सीढ़ियों पर जाते हुए देखा गीता बाली ने, और उनको नोटिस किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जो निर्माण कार्यालय था वो उसी बिल्डिंग में था जहां राजेश खन्ना रहा करते थे। और उनके प्रोडक्शन की एक फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था एक चादर मैली सी। ये वो फिल्म नहीं है जो 1986-87 में एक फिल्म आई थी, ये बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। एक ही टाइटल की, ये तो एक उपन्यास का नाम है, एक चादर मैली सी, शायद अमृता प्रीतम का उपन्यास था, उस पर यह फिल्म बनी थी एक चादर मैली सी। तो उसके लिए, उसके किरदार के चयन के लिए गीता बाली ने राजेश खन्ना को कहा कि आप इस फिल्म के लिए हमारे हिसाब से बिल्कुल सही चेहरा है। जिस तरह के किरदार की, जिस तरह के हीरो की हमें ज़रूरत है अपनी फिल्म के लिए, वो फिल्म में आपकी ज़रूरत है। तो
हालांकि किसी कारण की वजह से जतिन यानी राजेश खन्ना साहब को वो भूमिका तो नहीं मिली, लेकिन बाद में राजेश खन्ना का जो मतलब कोशिशों में इस वजह से कोई कमी नहीं आ पाई, और इसी बीच में गीता बाली का देहांत हो गया, बेवक्त उनकी डेथ हो गई, और यही कारण था कि जिस वजह से शायद मैं जहां तक समझता हूं कि राजेश खन्ना को एक चादर मैली सी में ब्रेक नहीं मिला। अदरवाइज राजेश खन्ना को बहुत पहले ही ब्रेक मिल चुका होता। तो जो गीता बाली ने जो उनमें एक चीज देखी राजेश खन्ना में और उनको जो प्रोत्साहित किया, वो प्रोत्साहन राजेश खन्ना के दिमाग में हमेशा एक ख्याल बन के पैदा हुआ। और ऐसा नहीं है कि राजेश खन्ना ने कभी भी दंश नहीं सहे या उन्होंने कभी लोगों के भद्दे कमेंट्स नहीं सहे। मैं आपको अपने वीडियोस में ये इसलिए बताता हूँ, अमिताभ बच्चन की बात हो, चाहे शाहरुख खान की बात हो, चाहे किसी की भी स्टार की बात हो, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार की बात हो, सभी ने बहुत ज़्यादा अपमान झेला है। ठीक है, तो अब आप देखिए राजेश खन्ना साहब के बारे में आपने सुना होगा कि राजेश खन्ना साहब जब भी कभी ऑडिशन के लिए भी जाते थे तो वो किसी भी ऑडिशन के लिए गए तो उनकी एक स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी और वो अपने कार्स को बदला करते थे। वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली के बारे में मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा, पूरा एक सारी बात फैल जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो वो जहाँ भी कहीं जाते थे ऑडिशन के लिए तो उनकी एक स्पोर्ट्स कार जो उस समय जो फेमस हुआ करती थी, जो उस समय लाइमलाइट में या जो भी कोई अपडेटेड जो गाड़ियां आती थी, तो राजेश खन्ना के पास में वो सारी स्पोर्ट्स कार होती थी। और ये आपने उनके कई गानों में देखा होगा, फिल्म में नहीं देखा होगा, लेकिन गाने जो होते हैं ना उसमें वो सिचुएशन पैदा होती है कि भाई हीरो सड़क पे जा रहा है और हीरो मूवमेंट पर है। ज्यादातर आपने राजेश खन्ना को ट्रैवलिंग पर देखा होगा फिल्मों में, है ना, चला जाता हूँ किसी की धुन में, है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो है ना, कोई भी गाना ज्यादातर मतलब कोई भी, इससे मतलब यह है कि राजेश खन्ना के पास में आप स्पोर्ट्स कार का बहुत जबरदस्त कलेक्शन था। और ये तब की बात नहीं है कि वो फिल्मों में स्टार बन चुके थे और स्थापित हो चुके, स्थापित होने से पहले भी वो कहीं ज्यादा स्थापित थे, लेकिन उनकी खुद की कोई पहचान नहीं थी। वो अपने माँ बाप के नाम से, यानी माँ बाप के नाम से भी है कि राजेश खन्ना को गोद लिया गया था, है ना। उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में, अगले वीडियोस में बताऊंगा किस प्रकार क्या सूरत हाल हुआ और किस तरह से राजेश खन्ना का मतलब बचपन से उनकी जवानी और उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ऑडिशन का समय। तो ऑडिशन के समय पर वो, जबकि जो दूसरे स्टार्स थे वो पैदल जाते थे, उनके पास में मतलब किराया भी नहीं होता था बस के लिए या जो लोकल जो चलती हैं, जो ट्रेन चलती हैं मुंबई में, लेकिन राजेश खन्ना उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाते थे। और जब दूसरे लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलता था, राजेश खन्ना को महीने का 1,000 रुपया मिलता था अपने घर से, और लोग बाग फांके मारते थे, लेकिन राजेश खन्ना के साथ में ये कोई दिक्कत इस तरह की नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी राजेश खन्ना ने खुद की अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे। जतिन यानी राजेश खन्ना को मैं जतिन ही कहूंगा। जतिन के संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने हिस्से की बेहिसाब परेशानियां देखी थी। यानी अमीर लोगों की जो परेशानी होती है वो अलग किस्म की होती है। एक परेशानी तो ये थी कि हरी जरीवाला, यानी ये हरी जरीवाला कौन है? हरी जरीवाला है संजीव कुमार साहब, हरी भाई जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत पहले से जानते थे, जैसे राजेश खन्ना और संजीव कुमार का बहुत पुराना एक जान पहचान थी। उसी तरह से राजेश खन्ना और जितेंद्र साहब की, जिन्हें जितेंद्र साहब का असली नाम है रवि, है ना, तो इनकी जो पहचान थी वो रवि कपूर नाम है उनका, है ना। तो बहुत पुरानी थी और ये एक तरीके से मतलब प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। लेकिन आजकल की तरह गला घोंटू प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता नहीं होती थी। उस समय एक हेल्थी एक कंपटीशन हुआ करता था और बस। तो वो हमेशा ये देखते थे कि हरी जरीवाला यानी संजीव कुमार साहब वो राजेश खन्ना से किसी ना किसी बात पे वो बाजी मार लेते थे। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि संजीव कुमार साहब क्या चीज हैं। मैं संजीव कुमार साहब को बिल्कुल अलग रखता हूँ इस मामले में, बिल्कुल अलग। संजीव कुमार हुए या शम्मी कपूर साहब हुए, क्यों? क्योंकि अगर हम उनको देखते हैं किसी भी फिल्म में तो वो कैरेक्टर में समा जाते हैं। वहां पे हमें उनके शरीर का मोटापा या शरीर का थुलथुलापन नहीं दिखता,
मैं संजीव कुमार साहब की बात करूं तो संजीव कुमार साहब के बारे में भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्योंकि ये लोग जो कैरेक्टर में घुसते थे ना तो ऐसा लगता था कि ये वही हैं। संजीव कुमार साहब आप देखिए हीरो है। मैं आपको मिसाल बताता हूं, आप जया बच्चन के साथ में संजीव कुमार को देखिए, आप हेमा मालिनी के साथ में संजीव कुमार को देखिए। जया बच्चन संजीव कुमार का कॉम्बिनेशन आपने शोले में देखा है ना, वो है सास और वो है बहू, सॉरी वो सॉरी बहू और ससुर है ना वो। और वही जो कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है फिल्म अनामिका में। संजीव कुमार और जया बच्चन कौन है, वो है आपके एक प्रेमी और प्रेमिका है ना। और वो ही उसी साल में एक फिल्म आई थी परिचय। परिचय में जो वो है संजीव कुमार और जया बच्चन, वो कौन है, वो आप देखिए, वो है उस फिल्म में ब्लड रिलेटिव हैं वो, है ना। तो वो उनके दादा बने हैं और जो जया बच्चन है वो उनकी पोती बनी है। इस तरह से आप देखिए कॉम्बिनेशन, आप मेरे ख्याल में फादर और डॉटर का कॉम्बिनेशन है वहां पर। वही संजीव कुमार जो कि मतलब जया बच्चन के ससुर बने हैं शोले में, और वही जो कि कहने का मतलब है ये फिल्म आई थी जो मैंने बताया आपको अनामिका में प्रेमी प्रेमिका बने हैं। उसी साल की बात बता रहा हूं मैं, 1973-74 की। तो बात अगर निकली है तो थोड़ा दूर तक चले जाती है कई बार, तो इसके लिए मुझे माफ किया कीजिए। तो संजीव कुमार में खास ये बात थी कि वो जब भी कभी जिस कैरेक्टर के लिए काम करते थे ना तो वो उस कैरेक्टर के हो जाया करते थे, है ना। तो राजेश खन्ना साहब को संजीव कुमार हर बार मात दे देते थे, और संजीव कुमार का बहुत ज्यादा एक जुड़ाव था, एक दल होता था, आज भी है, इप्टा। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो वो मंझे हुए कलाकार थे, और उनके साथ में ही रवि कपूर यानी जितेंद्र, जिन्होंने वी शांताराम की फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, आपने देखा होगा वो सीन, तेरे ख्यालों में हम, और वो पत्थर को तोड़ रहे हैं, है ना, चिजल से जो तोड़ते हैं वो उस तरह से। तो भूमिका में मतलब जतिन को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई इन सब चीजों से, क्योंकि ये सारे लोग एस्टेब्लिश्ड थे, और जितेंद्र भी उनसे कहीं ज्यादा आगे थे उस समय तक, क्योंकि उनको ब्रेक मिल चुका था गीत गाया पत्थरों ने। और कई लोग, ऐसा नहीं था कि राजेश खन्ना के चेहरे के बारे में लोग बोलते थे उनको गोरखा बोलते थे, कोई लोग नेपाली नौकर बोलते थे उनको। जो चीज आपके डैनी ने झेली ना, डैनी सिक्किम से थे, सिक्किम से हैं, तो उनको भी लोग गोरखा बोलते थे या नेपाली बोलते थे, और बोलते थे कि सब आपके लिए तो हमारे पास एक ही काम है कि आप करके वॉचमैन की नौकरी कीजिए, क्योंकि नेपाली और गोरखा होते हैं ना वो इसी काम के लिए जाने जाते हैं। तो ये सारे के सारे टाइटल राजेश खन्ना ने भी सहे थे। और आप देखिए एक समय ऐसा भी था कि राजेश खन्ना की जो फेम का ये आलम हुआ करता था कि राजेश खन्ना साहब का चेहरा जहां जहां पर मुड़ता था, जहां जहां पर भी उनका चेहरा घूमता था, हजारों लोगों की तादाद में लोग बाग उसके चेहरे के हिसाब से मूवमेंट बदलते थे। यानी जहां जहां राजेश खन्ना साहब का चेहरा दिखता था लोगों को, वो चेहरे के सामने हजार हजार लोग हिलते डुलते रहते थे। जहां राजेश खन्ना ने अपना चेहरा पलट लिया तो हजार लोग सीधा उनके चेहरे के सामने भागते थे, उनके चेहरे के बिल्कुल सामने। लेफ्ट से राइट उन्होंने किया तो राइट की तरफ सारे के सारे लोग भाग गए सीधे हाथ की तरफ। राजेश खन्ना ने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो वही लोग बहुत दूर ग्रुप में होते थे, वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड की तरफ भाग जाते थे। ये उनके चेहरे का आलम था, और इतनी ज्यादा शोहरत मेरे ख्याल में किसी के पास में भी नहीं थी। और ये वही चेहरा था जिसके बारे में, जैसा कि मैंने बताया, लोग बागों ने कहा गोरखा और नेपाली नौकर। तो मैं आपको ये बातें भी इसलिए भी बताता हूँ कि लोग बड़ी जल्दी हार जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है। अरे दुनिया है साहब, ये तो कुछ भी बोलती है आपको, कुछ नहीं है। दुनिया बहुत एक आसान चीज़ है और दुनिया एक बहुत मुश्किल चीज़ है। इसको जो ना समझे, जो उसको समझने बैठे ना, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो इसको आराम से धीरे से मतलब इसको मजाक में ले ले, उसके लिए दुनिया बहुत ज़्यादा आसान है। तो राजेश खन्ना भी किसी भी चीज़ को अपने दिल पर नहीं लिया करते थे, और वो कोशिश पर कोशिश करते रहे, और ये सब करने के बाद भी एक
अच्छा अभिनेता बनने की उनसे उम्मीद की जाती थी। लेकिन राजेश खन्ना अपनी पूरी कोशिश करते थे, लेकिन राजेश खन्ना को लगता था कि उनका जो जीवन है वो मेरे मतलब उनके ख्याल में वो एक्टिंग के लिए नहीं बना। उन्हें बाद में ये मालूम अपने आप एक अंदेशा होने लगा कि भाई मैं एक्टिंग के लिए शायद नहीं बना हूँ। और जब वो अपनी मतलब जब बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी वो फिल्मों में नहीं चल पा रहे थे या कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके पिता ने उनके सामने एक शर्त रख दी, यानी जिन्होंने उनको गोद लिया था, चुन्नीलाल जी, उन्होंने कहा कि भाई 5 साल के अंदर अंदर या तो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कुछ पहचान बनाओ, नहीं तो तुम मेरे साथ बिजनेस में लगो, है ना। उनका क्या बिजनेस था ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा, फिर मैं बिजनेस की तरफ निकल जाऊंगा लंबा, तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो राजेश खन्ना के साथ में जो जो संघर्ष था वो एक अलग किस्म का संघर्ष था। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं उनके साथ में चीजें कुछ अलग होती हैं कि अमीर लोगों के जो मापदंड और मानदंड होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। उनके परिवार फिल्मों को वो कुछ नहीं समझते। तो राजेश खन्ना के जो पिता थे जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, चुन्नीलाल जी, और जो माता थी लीलावती, है ना, उनके सामने उन्हें बहुत बड़ी एक एक मतलब अपनी एक इमेज क्रिएट करनी थी। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना वो छोटी मोटी इमेज से छोटी इमेज से, छोटी छवि से वो प्रभावित नहीं होते हैं। और उनके लिए ये बड़ा टफ चीज होती है। जो अमीर लोग, जो पुराने जो तथाकथित लोग हुआ करते थे, उनके सामने फिल्म जैसी चीज होती थी ना, बहुत बकवास चीज होती थी, वाहियात चीजें होती थी फिल्म। उनको वो हेय दृष्टि से देखते थे। और अब देखिए, ऐसे परिवार में जहां पर पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जहां फिल्म को अच्छा नहीं माना जा रहा। हालांकि राजेश खन्ना बहुत लाड़ प्यार में पले थे तो उन्हें कोई मना नहीं करता था, लेकिन फिर भी राजेश खन्ना अपनी एक पहचान चाह रहे थे, लेकिन उनको वो पहचान मिल नहीं रही थी। वो अपने इस सुरक्षा जाल से बचते हुए, जो कि फैमिली उनके सुरक्षा के लिए डाली हुई थी कि भैया आप अपने बिजनेस में आ जाओ, तो इन सब चीज़ों से दूर हट करके राजेश खन्ना को अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना था, और वो कर रहे थे। और मुंबई में जितने भी स्टूडियो थे उनके वो चक्कर काटते थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरह जो कि पैदल चक्कर काटते थे। राजेश खन्ना के पास में कभी गाड़ियों की कमी नहीं रही। तो अब इसी बीच में राजेश खन्ना ने खबर सुनी कि भाई उसे फिल्म फेयर द्वारा आयोजित एक टैलेंट हंट में भाग लेने का एक अवसर महसूस मतलब मिला उसको। तो उसको इसमें कोई हिचक महसूस नहीं हुई। स्थापना के 2 दशक के बाद में भी फिल्म फेयर अवार्ड्स देश के जो सर्वाधिक जो इच्छित जो पुरस्कार जो कहे जाते थे, उनमें फिल्म फेयर अवार्ड्स का नाम शुमार होता था। यानी फिल्म फेयर अवार्ड्स के नाम से लोग बाग को लगता था कि यार ये वो एक विशेष एक प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए हीरो या हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेसेस या कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट बना जा सकता है। हालांकि इस जो समूह है, यानी फिल्म फेयर जो मैगजीन के तहत जो फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये मतलब एक उम्मीद बनाता है लोगों में, और ये उस तरीके से लोगों के बीच में प्रचलित है जैसा कि लोग समझते थे। भाई आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन लोगों को पहले इसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब विश्वास हुआ करता था, और अधिकांश लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा मतलब खोज में रहते थे। तो जतिन भी उनमें से एक था, जहां उनको शॉर्टलिस्ट किया गया हजारों लोगों के बीच में, जतिन मतलब राजेश खन्ना। लेकिन अपने आसपास वालों की तरह, यानी लोगों की तरह जो उसके साथ के और लोग थे समकालीन, जो उनके दोस्त वगैरह थे, वो इसको उन्होंने ऑडिशन के लिए फॉर्म वगैरह भरा, लेकिन इसको कुछ खास नहीं समझा। उनको लगा कि ठीक है यार, फॉर्म भर दिया, और इस तरह के ऑडिशंस उन्होंने पहले भी दिए थे, तो उनको लगा कि इसमें कोई नई चीज़ तो होगी नहीं, है साधारण कोई ऑडिशन होगा। लेकिन फिर भी इस ऑडिशन का नाम लोगों की नज़र में था कि भाई ये जो ऑडिशन है, ये जो फिल्म फेयर वाले जो ऑडिशन करते हैं ना, उसकी बात कुछ अलग होती है, और फिल्मों में वो व्यक्ति जगह पाता ही पाता है अगर उसने थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर ली तो, है ना, ऑडिशन के लिए। तो टैलेंट हंट के लिए
लोगों को मालूम नहीं था, आयोजकों को भी नहीं पता था और इवन राजेश खन्ना को भी नहीं पता था कि अब जो फिल्म इंडस्ट्री की जो परिभाषा है वो हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि राजेश खन्ना का सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन राजेश खन्ना को खुद को नहीं पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि जो भी उन्होंने किया वो ऐसे ही किया अनमने, अपने एक मिजाज से, अनमने मूड से कि ठीक है यार भर देते हैं, सभी लोग भर रहे हैं इसलिए मैं भी एक फॉर्म डाल देता हूँ इस करके। वेल, फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइंड प्रतियोगिता का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो उनका मूल उद्देश्य था, वो ये था कि हिंदी जो सिनेमा में नए जो लोग थे, नए लड़के लड़कियां थी, उनको इंडस्ट्री में लेकर के आना। लेकिन जो उसके अलग जो ज्यादातर जो लोग थे वो पुराने अभिनेताओं को ही दोहराते थे, क्योंकि उसमें उनको रिस्क नहीं होता था, या वो उनके जैसे दिखने वाले लोगों को दोहराते थे, क्योंकि ये फिल्म है ना, ये फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है। लोगों की ओपिनियन, लोगों की जो जो उम्मीदों पर और लोगों की पसंद जो लोग बन गए, तो वो लोग उन्हीं लोगों को बार बार ले रहे थे। और उनमें से ये नाम मैं आपको बताऊं, तिकड़ियां थी, एक दिलीप कुमार साहब, देवानंद और राज कपूर। लोग बाग इनसे आगे किसी को देखने की उम्मीद ही नहीं कर पा रहे थे। जहां तक फिल्मों में जो बड़े स्टार्स हुआ करते थे ना, वो ये तीन ही थे। बाकी उसके अलावा बहुत लोग थे, मैं ये नहीं कहूंगा उसमें शम्मी कपूर नहीं थे कि शशि कपूर साहब का भी उसमें मतलब आ चुके थे वो इंडस्ट्री में, लेकिन ये बहुत छोटे नाम थे। लेकिन दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर आज भी अगर इनको का आप नाम लेंगे ना, तो आप लोगों आपको उस निगाह से देखेंगे, यानी इनकी बात कुछ अलग थी, ये पिलर्स थे इंडस्ट्री के। लेकिन इनकी जो उम्र थी वो हावी होती जा रही थी इनके चेहरों पर। वहां पर फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स का ये मन था कि भाई हमें नए लड़के लड़कियों की तलाश भी करनी चाहिए, ताकि ये जो अतीत की जो बेड़ियों को तोड़ करके, जो कि सिर्फ दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर तक ही टिकी हुई हैं, इनसे आगे भी फिल्म इतिहास मतलब फिल्म जगत में कुछ और लोगों को भी लाया जा सके। तो और आज़ादी मिलने के बाद में आप देखिए ये तीन सितारे ही रहे, यानी 1947 के बाद में, 1947 के बाद में दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर ही रहे बहुत लंबे समय तक। उससे मतलब इन लोगों ने बहुत समय तक राज किया। तो अब इस परंपरा को तोड़ने के लिए अब एक सितारा जमीन पर आ चुका था, लेकिन वो लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने वाला था, जिसका नाम था राजेश खन्ना। वेल, कुछ लोग थे जो कि आ चुके थे इंडस्ट्री में। वो लोग एक्चुअली नकल जो करते थे वो या तो दिलीप कुमार की नकल करते थे, या देवानंद की नकल करते थे, या राज कपूर की करते थे। और उनमें से जैसे राजेंद्र कुमार हुए साहब, राजेंद्र कुमार जो जुबिली कुमार की, जिनकी कोई भी फिल्म 25 सप्ताह से कम नहीं चली, वैसे ही मनोज कुमार, तो राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार कभी दिलीप कुमार से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनकी एक्टिंग में कहीं ना कहीं दिलीप कुमार साहब की झलक है। और शम्मी कपूर ने अपने इस मामले में, शम्मी कपूर अलग रहे, उनके ऊपर किसी का भी मेरे ख्याल में इतना कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, लेकिन एल्विस प्रेस्ले जिसका नाम लेते हैं हम लोग, जब हम उनको देखते हैं तो उनके डांस में वो चीज़ महसूस होती है। लेकिन फिर भी शम्मी कपूर की एक्टिंग है ना, वो थोड़ी सी बेसिक एक्टिंग है, मूल एक्टिंग है, यानी उनकी एक्टिंग पर दिलीप कुमार साहब की कोई ऐसी झलक नहीं है। एक दो जगह अगर हम छोड़ दें, अगर हम शम्मी कपूर को थोड़ा संजीदा रोल में नजर देखें, जैसे हमने देखा उनको ब्रह्मचारी फिल्म में संजीदा रोल में उनको देखा, तो वहां थोड़ा सा लगा हमें कि वो दिलीप कुमार के कट पर आ गए। लेकिन फिर भी शम्मी कपूर है, हालांकि उनकी कोई इमेज ऐसी नहीं रही कभी भी, लेकिन फिर भी मैं शम्मी कपूर को मानता हूं कि उनका थोड़ा अदायगी अलग रही है। और इसी तरीके से संजीव कुमार साहब की अदायगी भी बिल्कुल अलग रही है ना। ये थी उस समय जो आपके कमर्शियल हिंदी सिनेमा में बहुत बड़े बड़े ये नाम शामिल थे उस समय। आप देखिए जो लोग सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे जो इसका हिस्सा थे। वो थे बी आर चोपड़ा साहब, बिमल रॉय, देवेंद्र गोयल, बहुत बड़ा नाम है ये, है ना, FC मेहरा, GP सिप्पी, एच एस रवेल के लड़के राहुल रवेल, जिसने कई अच्छी फिल्में डायरेक्ट की बाद में, जैसे लव स्टोरी डायरेक्ट की थी उन्होंने बेताब को डायरेक्ट किया, अर्जुन को डायरेक्ट किया। उसी तरह से GP सिप्पी का नाम तो सभी जानते हैं कि भाई शोले डायरेक्ट की थी, FC मेहरा और उनके लड़के आपको मालूम है ना।
देवेंद्र गोयल और ज्योतिन गोयल, ये हेमंत कुमार, नासिर हुसैन, ओम प्रकाश साहब जो राकेश रोशन के ससुर हैं, यानी उनके नाना हैं ऋतिक रोशन के, वो मोहन सहगल, शक्ति सामंता, है ना, सुबोध मुखर्जी, ये सारे लोग जो थे ना, ये यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन का पूरा हिस्सा हुआ करते थे, और ये चयन जो समिति के सारे मेंबर्स थे। तो इन लोगों का एक ये प्रस्ताव था कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नए लोगों को भी आना चाहिए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मजबूत थे। मैंने आपको बताया कि बी आर चोपड़ा साहब, आप देखिए, बिमल रॉय, इन सब के सामने मतलब कोई महसूस नहीं कर सकता था खुद को। बी आर चोपड़ा तो नाम ही बहुत गजब था, शक्ति सामंता और जे ओम प्रकाश, है ना। तो ये सबके साथ में एक्टिंग का मतलब ये एक नया पदार्पण होने वाला था, और इस प्रतियोगिता ने पूरे भारत से हजारों की तादाद में जो लड़के लड़कियां थी उनको आकर्षित किया बहुत ज्यादा। हालांकि राजेश खन्ना ने, मैंने जैसा आपको बताया कि इसके बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है यार, फॉर्म वॉर्म भर दिया, देख लेंगे जो भी होगा, बाकी ये भी कोई एक नॉर्मल कोई ऑडिशन होगा, आएगा और गुजर जाएगा, उससे हमारे करियर को कोई इतना ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो हिंदी सिनेमा का प्रलोभन लेकिन इस प्रकार था कि सभी लोगों ने इसके लिए अपने अपने हाथ को आजमाया। लीना चंद्रवरकर, आपको मालूम होगा, लीना चंद्रवरकर किशोर कुमार की जो लास्ट वाइफ जो रही हैं, लीना चंद्रवरकर ने कई स्टार्स की तरह अपना जो फॉर्म था, जो आवेदन था, वो मद्रास से डाला था। मद्रास से उन्होंने अपना फॉर्म भरा था, मद्रास यानी चेन्नई से अपना फॉर्म भरा था, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स पैदा हो गए थे, लेकिन मद्रास अगर बेल्ट से अगर उन्होंने एक फॉर्म भरा होता तो उनके रिजेक्शन की जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत कम होते। तो बहुत सारे स्टार्स ने उस समय मद्रास यानी चेन्नई से अपना फॉर्म भरा था बजाय महाराष्ट्र के, और लीना चंद्रवरकर भी इसके लिए नॉमिनेटेड हुई थी, इसी एक कॉन्टेस्ट के लिए जिसमें राजेश खन्ना हुए थे, और राजेश खन्ना के साथ में बहुत सारे कलाकार थे, जैसे विनोद मेहरा साहब, और उनके बारे में भी बताऊंगा। उनमें सिर्फ एक वोट का थोड़ा अंतर रह गया था कि विनोद मेहरा एक पायदान पीछे थे और राजेश खन्ना सबसे आगे थे। और मैंने जैसा कि बताया कि राजेश खन्ना के लिए वो सिंपल एक मजाक था कि ठीक है यार, हमने भर दिया। और अब देखिए, राजेश खन्ना जो हैं वो बुलाए जाने से मतलब वो हैरान थे कि भाई उनका नॉमिनेशन उन्होंने भरा और उनको कॉल आ गया। तो राजेश खन्ना इस चीज़ को लेकर के बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि यार मुझे बुला लिया, और इससे कहीं ज़्यादा वो आश्चर्यचकित इस बात को लेकर के हुए कि वो आखिरी में जो 6 लोग जो बचे थे ना, उनमें राजेश खन्ना एक थे, और उन 6 लोगों में से भी राजेश खन्ना और उनके बाद में थे विनोद मेहरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और विनोद मेहरा साहब भी, आप देखिए क्या चेहरा था विनोद मेहरा का। विनोद मेहरा यानी क्या चेहरा, शराफत का पुतला। और आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि विनोद मेहरा क्या लगते हैं, क्या जमते हैं। और उन दोनों का जो मुकाबला था ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, राजेश खन्ना साहब और विनोद मेहरा। विनोद मेहरा वही, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। वो जो गाना था ना घर फिल्म का, ये रेखा के साथ में, इस गाना तो हर कोई जानता होगा ना, वो है विनोद मेहरा। ठीक है, विनोद मेहरा की अंतिम फिल्म आई थी गुरुदेव 1993 में, और फिर वो डेथ हो गई थी उनकी। बाद में वीडियो बनाऊंगा किस सूरत हाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो इन दोनों की टक्कर हुई वहां पर, और एक वोट का मुकाबला था जिसकी वजह से राजेश खन्ना विनोद मेहरा से आगे थे। लेकिन साहब, पहला और दूसरा, मेरे ख्याल में पहला और दूसरा दोनों एक ही चीज होते हैं दूसरा कोई कम नहीं होता, है ना, पहला और दूसरे में। तो उनकी जो टक्कर थी ना, वो बहुत जबरदस्त थी। कौन सा अभिनेता दूसरे को पछाड़ देगा अंतिम समय तक भी नहीं मालूम था, लेकिन वो सारी जो चीजें थी ना, वो एक दृश्य पर टिकी हुई थी। खास सीन क्या था, किस परिप्रेक्ष्य में, किस उपलक्ष्य में था, इस सीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और यकीन मानिए ये कहानी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और अपनी अपनी ज़िंदगी का निर्वहन खूबसूरती के साथ करें। बस ऊपर वाले अल्लाह ताला, ईश्वर
प्रभु से, जीसस से मैं यही कामना आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। हैव अ नाइस टाइम। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी वंस अगेन। बाय बाय।